तो क्या आप पहले व्यक्ति थे जिसने एक पॉलिटिकल किताब लिखी पूरे संस्थान में जहां सैकड़ों लोग काम करते हैं? नहीं, एक हमारे संस्थान के पत्रकार हैं जिनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी पर किताब आ रही है। 10 तारीख को ही उसका विमोचन होना है। मैंने भी जो बात आपने मुझसे पूछी, मैंने कंपनी से कहा, ये सवाल पूछा हो कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पर किताब आ सकती है तो विपक्ष पर किताब क्यों नहीं? न्यूज़ रूम में एक ही मतलब है राहुल गांधी का कि वो खबर जो है वो किसी ना किसी तरीके से कमी खोजने वाली हो। जो मेरे लिए जो बात बहुत उत्प्रेरक रही, या मैंने कुछ इंटरव्यू में कहा है, मैं आपके सामने फिर दोहराऊंगा, ये किताब न्यूज़ रूम का प्रायश्चित है। क्योंकि मैंने भी तो उस न्यूज़ रूम में भी उस न्यूज़ रूम का हिस्सा रहा। मेरा ये सवाल होने वाला था आपसे कि अपने गुनाहों की माफिया कब मांगेंगे आप? हाँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो जिन मौकों पर आप को बोलते हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं सुनी जाती है, हमने महसूस किया, पहली बार जर्नलिज्म में महसूस किया कि जो मंत्री कहते हैं वो सही होता है। कि मंत्री कह रहा है कि ट्रेन में लोग नहीं, मतलब कोरोना में हमने देखा ना कि एक ट्रेन चलती है दिल्ली से और बिहार गई और वो कई दिन लेट गई, याद कीजिए उसमें एक बच्चे की मौत हो गई। तो जब ये खबर चल गई तो ये आया कि नहीं ये खबर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मिनिस्टर कह रहा है। हमने जर्नलिज्म में कभी ये नहीं देखा कि मिनिस्टर कह रहा है इसलिए खबर गलत है। मैं बहुत जिम्मेदारी से और इस रिजीम के लगभग 10 साल आप कह सकते हैं बिताए गए अनुभव के आधार पर ये बात कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि हमारा मीडिया आईटी सेल का एक्सटेंशन है। राहुल गांधी के खिलाफ जो दुष्प्रचार हुआ, इस देश में सांप्रदायिकता जिस तेजी से फैली, उसके लिए केवल बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी को मैं कहूँगा थोड़ा कम जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने एक मशीन बनाई और उस मशीन में वो झूठ डालते हैं और जब बाहर निकलता है तो उस पर सच का लेबल लगा जाता है। सच नहीं है, सच का लेबल है, और वो मशीन है मीडिया। आप मुझे उस बयान के बारे में बताइए जो सबसे बड़ा हथियार राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है कि वो आलू डालो और सोना निकालो। राहुल गांधी का तो ये बयान था ही नहीं। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा, ये राहुल गांधी का बयान नहीं है। ये बयान प्रधानमंत्री मोदी का था। और राहुल गांधी ने अपनी एक रैली में कहा कि नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आलू डालो सोना निकालो, और आप जानते हैं कि ये हो नहीं सकता है। ये पहली एक घटना थी जहां हम देखते हैं कि आईटी सेल और मीडिया एक साथ हो गए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सिर्फ त्रिवेदी बचेगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मशहूर डायलॉग आपने सुना तो कई बार होगा, लेकिन अमल में किस तरह आ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको याद है अब से कुछ ही घंटों पहले लक्ष्मण यादव का इंटरव्यू मैंने किया था, जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज से उनको निकाल दिया गया क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की नीति और राजनीति की आलोचना कर रहे थे। ऐसा लगता है कि जो सिर्फ त्रिवेदी बचेगा, ऐसा लगता है सिर्फ मोदी बचेगा, या मोदी के समर्थक, उनके चाहने वाले और वो लोग जो उनकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, सिर्फ वही बचेंगे। दूसरी उसी की मैं कहूँगी उसी का उदाहरण मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं एक ऐसे लेखक जिन्होंने 2 दशक अपनी पत्रकारिता में गुजारे हैं। टीवी की दुनिया में, टीवी न्यूज़ जिसको दरबारी सरकारी मीडिया हम कहते हैं, उसका एक हिस्सा बने रहे पिछले लगातार 2 दशकों में, तब तक जब तक कि उन्होंने वो बात नहीं कही जिसका पूरे फसाने में कोई जिक्र नहीं है। एक किताब इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब पर तस्वीर है राहुल गांधी की। ये किताब कहती है कि राहुल गांधी, सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार, तानाशाही से ऐतिहासिक संघर्ष। ये सुनने में ऐसा लगता है कि ये किताब पूरी राहुल गांधी के ऊपर लिखी गई है, राहुल गांधी की एक गाथा है। लेकिन जब किताब को आप अंदर खाने बारीकी से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मैं कहूँगी कि 2011 से इस किताब की शुरुआत हुई। इसके लेखक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। उनका नाम है दयाशंकर मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका दयाशंकर जी। और मैं अपनी बात ये पूरी करती हूँ कि इस किताब को आपको लगेगा पहले पन्ने से, यानी इसके कवर से, इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी किताब का जो शीर्षक है उससे ये अंदाज़ा ना लगाया जाए कि ख़त का जो शीर्षक है उससे अंदर क्या लिखा है। जब अंदर आप देखेंगे तो 2011 से शुरुआत हुई है इस किताब की। 2011 के तमाम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो परिप्रेक्ष्य में किस तरह से भारत बदला है, अब तक पिछले 12 साल की कहानी इसमें दर्ज है। दयाशंकर मिश्र को इस किताब को लिखने की और आप तक लाने की कीमत ये अदा करनी पड़ी कि उनको उनके
जो एडिटोरियल मैनेजमेंट था, जो उनका न्यूज़ रूम था, उसके अधिकारियों ने ये कहा कि आप या तो किताब चुनिए या नौकरी चुनिए। दयाशंकर मिश्र ने किताब चुनी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनका कमिटमेंट, उनका समर्पण क्या था इस सब्जेक्ट के लिए। इस किताब में जो बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं जिन पर हम अगले कुछ मिनटों में हम चर्चा करेंगे, उनमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प जो मुझे लगा वो ये कि अक्सर आप सुनते हैं राहुल गांधी की जो पूरी एक पप्पू की छवि तैयार की गई, कैसा व्यक्ति जिसके अंदर अक्ल की कमी है, वो व्यक्ति जो राजनीतिक नहीं है, वो व्यक्ति जिसके अंदर समझबूझ नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल नालायक है और भारत के नेता बनने, प्रधानमंत्री तो भूल जाइए, एक सामान्य नेता बनने लायक नहीं है। इस पूरी कहानी को कैसे गढ़ा गया, बुना गया, राहुल गांधी को पप्पू कैसे बनाया गया, इस किताब में सबसे दिलचस्प जो चैप्टर्स हैं उनमें से एक है। दयाशंकर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि इस किताब की ऐसी क्या बात थी? टीवी की नौकरियां कोई मामूली नौकरी नहीं है। आप न्यूज़ 18 के डिजिटल के हेड थे, दर्जनों लोग आपको रिपोर्टिंग किया करते थे, लाखों की आपको तनख्वाह मिलती होगी। आपने किताब के लिए सब कुछ कुर्बान किया, क्यों? आरफा जी, सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने और मुझे बातचीत का मौका देने के लिए शुक्रिया, क्योंकि जब आपने मुझे बुलाया है तो ऐसे वक्त आपने मुझे बुलाया है जब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने सारे दरवाज़े बातचीत के बंद कर दिए हैं, और जिसे हम मीडिया आज कहते हैं वो असल में एक ही तरफ का मीडिया है। उसने एक लाइन इस किताब पर नहीं लिखी, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस किस्म का वातावरण है। अब मैं, आपने जो सवाल पूछा उस पर आगे आता हूँ कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों किया। यानी जिस टीवी में आपने अपनी उम्र गुजार दी, अपने सारे जिसे कहते हैं सुनहरी साल, अपनी पूरी जवानी दी, अपना पूरा जीवन गुजार दिया, उसने आपकी किताब को इस लायक नहीं समझा कि उसका कोई रिव्यू किया जाए, आपको बुला के कोई इंटरव्यू किया जाए? जी, कहीं नहीं, कहीं। पूरा जो नोएडा का, जिसको हम फिल्म सिटी कहते हैं या जो पूरा मीडिया कहते हैं, एक लाइन का कवरेज नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की। हम सब चाहते हैं कि हमारी बात दूर तक जाए, और एक ऐसे वक्त में जहाँ पर कहने को बहुत सारे मीडिया चैनल हैं, कहने को बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, अखबार भी हैं, टीवी भी हैं और डिजिटल भी हैं, उनमें से किसी ने इस किताब के बारे में कुछ नहीं लिखा जिसको हम मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं। इससे शायद हमारे दर्शक ये समझ पाएँ कि किस किस्म का डर है और किस डर में हमारा मीडिया है। मैं कहूँगा इस वक्त भारत में दो किस्म का मीडिया है, दो मीडिया हैं। एक मीडिया जिसको हम परंपरागत मीडिया कहते थे, वो पूरी तरीके से सरकार के काबू में है, पूरी तरीके से। मैं उसमें किसी को कोई अपवाद नहीं मानता हूँ। लेकिन जो दूसरा मीडिया है, जिसको हम कह लें कि जो एक तरीके से टीवी में नहीं है, या जिनके पास बड़े बड़े भव्य न्यूज़ रूम नहीं हैं, भव्य अट्टालिकाएँ नहीं हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी नहीं है, केवल उन्होंने इस किताब को सामने लाने में मदद की, और उसका बड़ा एक सेंटर मैं कहूँगा कि यूट्यूब मीडिया है, जहाँ पर आप जैसे जर्नलिस्ट हैं और जिन्होंने बात लेकिन की। आपने अपना करियर क्यों कुर्बान किया इस किताब के लिए? इस किताब के लिए मैंने, और वो कहानी भी बताइए कि जब आपने ये कहा कि आप जी, ये किताब लिख रहे हैं, लिख चुके हैं, तो कैसी प्रतिक्रिया आई आपके जी, पास? पहले तो ये कि ये किताब के ऊपर मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं कि मैंने नेटवर्क 18 में काम करते हुए ये किताब लिखी। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इतने बड़े न्यूज़ रूम में, जहां आपके सर के ऊपर 4-4 कैमरे लगे हों, सीसीटीवी कैमरे लगे हों, आपके पास लगभग 100 से 150 लोगों के साथी काम करते हों, और आप खुले न्यूज़ रूम में बैठते हों, तो वहाँ कैसे किताब लिखी जा सकती है? ये बातें तो वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने ना तो किताबें लिखी हैं, ना किताबें पढ़ी हैं। अब ये बात आती है कि किताब के लिए नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी, या क्या विकल्प था? तो ये समझना ज़रूरी है। पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि किताब 2011 से शुरू होती है, तो मैं इसके नोट्स लेने का काम, इसकी तैयारी लंबे समय से कर रहा था। मैंने इस बीच में कई सारी नौकरियाँ की, लेकिन नौकरी का मतलब गुलामी तो नहीं है कि मैं ऑफिस मेरा जिस लाइन पर चले मैं उसी लाइन पर चलूँ, ऑफिस जैसा मेरा जिस सोच से को आगे बढ़ाए मैं उसी सोच को आगे बढ़ाऊँ, ज़रूरी नहीं है। तो मैं अपनी तैयारी अपने तरीके से कर रहा था। लेकिन ठीक अभी हम लोग 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। इसके बीच में लगातार मैं देख रहा था
कि विपक्ष का स्पेस खत्म हो रहा है, कहीं कोई विपक्ष की बात नहीं है। सारा का सारा मीडिया, सारा का सारा टेलीविजन, सारे के सारे अखबार केवल एक ही व्यक्ति की बात करते हैं या एक ही विचार की बात करते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे वक्त में विपक्ष की बात आनी ज़रूरी है। ये किताब जैसा आपने बताया पूरी तरीके से 10 साल का इतिहास है। 10 साल में वो घटनाएं जो एक ऐसे नागरिक को जो लोकतांत्रिक है, जो संविधान से मोहब्बत करता है, जिसका कौमी एकता में, जिसको सद्भावना में यकीन है, जो उन सभी के लिए मुश्किल वाले पल रहे, वो सब इस किताब में एक एक करके आते हैं और वो बहुत इत्मीनान से आते हैं। हम देखते हैं ख़ास तौर पर हिंदी मीडिया में कि कहीं इस पर कोई बात नहीं हो रही है। लिंचिंग जैसी चीज़ को हमने न्यू नॉर्मल मान लिया है। एक किसी आदमी को भीड़ पीट कर मार डालती है और बड़े बड़े अखबार सिंगल कॉलम में खबर लगा देते हैं, उनका कोई फॉलो अप नहीं है। मैं वापस सवाल पे लौटना चाहती हूँ कि आपने क्यों, पहली बात तो आपको क्या कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए या किताब लिखिए, दूसरी बात फिर आपने क्यों ये तय किया कि अपनी अच्छी भली नौकरी, इतना अच्छा करियर, टीवी में किसको इतनी अच्छी जॉब मिलती है, आजकल तो नौकरी की वैसी कमी है, सब कुछ छोड़ के किताब के लिए आप आ गए वापस। और इस किताब में दर्शक ये भी समझ लें कि इनको पब्लिशर नहीं मिला, इन्होंने खुद अपनी जेब से पैसा लगा कर इस किताब को पब्लिश किया है। तो सिर्फ न्यूज़ रूम की बात नहीं है, सिर्फ दरबारी मीडिया की बात नहीं है, सिर्फ सरकारी तंत्र की बात नहीं है, पूरी पब्लिशिंग इंडस्ट्री के ऊपर भी ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। जब किताब मेरी पूरी हो रही थी और सारी चीज़ें हो रही थी और जब मुझे लगा कि अब किताब को आना ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि स्पेस ख़त्म होता जा रहा है, वो मुद्दे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो मैंने ये तय किया कि मैं इस किताब को लेके आऊँगा। अभी हम दिसंबर में हैं, 7 नवंबर को मैंने अपनी कंपनी के एडिटोरियल बोर्ड को या उसमें जो व्यक्ति उसका नेतृत्व करते हैं उनको मैंने बताया कि मेरी किताब आ रही है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई परमिशन ली जाती है मेरी जानकारी में नहीं था। इसलिए भी नहीं था क्योंकि इसी कंपनी में रहते हुए मेरी किताब 2020 में आई थी और वो किताब एक राजनीतिक किताब नहीं थी, वो मानसिक स्वास्थ्य पर या जिसको हम मेंटल हेल्थ कहते हैं उस पर किताब थी। उस किताब की जानकारी जैसे मैंने दी थी वैसे ही मैं इस किताब की जानकारी देने गया। मैंने कहा मेरी किताब आ रही है, दिसंबर में किसी समय उसका विमोचन होगा, तो आप सारे लोग जैसे पहली किताब के लॉन्चिंग पर आए थे इस किताब पर आइए। तो उन्होंने कहा कि किताब के लिए फिर वही सवाल दोहराया कि परमिशन, तो मैंने फिर दोहराया कि वो 2020 में परमिशन नहीं ली थी। तो उन्होंने कहा कि आपका टॉपिक क्या है? मैंने कहा मेरा टॉपिक है 10 सालों में क्या हुआ है इस देश में और राहुल गांधी कैसे मुश्किल वक्त में आवाम के साथ, जनता के साथ खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी पहली वाली किताब पॉलिटिकल नहीं थी, ये किताब पॉलिटिकल है। आप यहाँ अंतर्विरोध को देखिए। पहले वो कहते हैं कि नियम किताब के लिए करना पड़ेगा और जब मैं कहता हूँ नियम तो कह देते हैं कि राजनीति। तो क्या आप पहले व्यक्ति थे जिसने एक पॉलिटिकल किताब लिखी पूरे संस्थान में जहाँ सैकड़ों लोग काम करते हैं? नहीं, एक हमारे संस्थान के पत्रकार हैं जिनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी पर किताब आ रही है, 10 तारीख को ही उसका विमोचन होना है। मैंने भी जो बात आपने मुझसे पूछी, मैंने कंपनी से कहा, ये सवाल पूछा हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पर किताब आ सकती है तो विपक्ष पर किताब क्यों नहीं? तो राजनीति से ऊपर है, नरेंद्र मोदी तो अब सांस्कृतिक हो चुके हैं, उसमें कहाँ राजनीति है? शायद वो ऐसे सोचते हैं, शायद मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा कि ये लोकतंत्र का सौंदर्य है कि एक कंपनी के 2 संपादक हैं, एक संपादक प्रधानमंत्री मोदी पर किताब लिखते हैं, दूसरा संपादक राहुल गांधी पर किताब लिखे। तो उन्होंने कहा कि इससे आपकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। तो मैंने कहा कि ये कौन सी निष्पक्षता है जो प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में किताब लिखने पर खड़े नहीं होती या उस पर क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन राहुल गांधी पर किताब लिखने पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, इस पर परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, अभी आप पूछ लीजिए, जिन कंपनी के एमडी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैंने कहा कि आप पूछ लें। और मैं यहाँ बात दोहराना चाहूँगा कि ये सारी बातचीत 9 नवंबर की है। उसके बाद उन्होंने, जो कि सर्वोच्च व्यक्ति हैं नोएडा में, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। ठीक है, इस बीच में दीपावली आ जाती है। दीपावली के बाद मैं छुट्टी, दीपावली पर हम सब छुट्टी, मैं छुट्टी पर था। और जब मैं लौट के आता हूँ तो ठीक दूसरे दिन मुझे कहा जाता है कि आपने क्या फैसला किया।
तो मैंने कहा कि फैसला कहाँ, फैसला क्या, आप मुझे बताने वाले थे। तो उन्होंने कहा नहीं, राहुल गांधी पर किताब आप नहीं लिख सकते हैं, किताब नहीं आ सकती है। आपके पास दो ही विकल्प हैं, या तो किताब या नौकरी। तो इस तरह देखें तो असल में विकल्प एक ही है कि आप किताब को अपना, उन्होंने कहा किताब अगर छप भी गई है तो उसको आप होल्ड कर लीजिए, अच्छा, पब्लिश मत करिए और आप आराम से नौकरी करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी भूल जाते हैं, आप भी भूल जाइए। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा, जब आपने तय कर ही लिया कि आपके लिए किताब इतनी अहम थी, आप 10 साल से लिख रहे थे, इससे पहले कि मैं दूसरे और जो विषय हैं उनकी तरफ आगे बढ़ूं, राहुल गांधी की इस छवि को हम बार बार कहते हैं, मैं अपने कार्यक्रमों में कहती हूँ कि कैसे एक व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन करने से लेकर कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा पत्थर है जो राहुल गांधी पे नहीं मारा गया, एक ऐसा शैतान जिस पे पूरा का पूरा ये भगवा तंत्र जो है वो पत्थर मार रहा है, मूर्ति लगा दी राहुल गांधी, उस पर पत्थर मार के जाते हैं। आप मुझे बताइए वो इनसाइड स्टोरी कि न्यूज़ रूम में कैसे अंदर खाने, जब कहानियां लिखी जाती हैं, जब वीडियो स्टोरीज बनती हैं, जब न्यूज़ बुलेटिन्स बनते हैं, तो राहुल गांधी को लेकर क्या चर्चा होती है बोर्ड रूम में कि कैसे उनका कैरेक्टर और उनकी जो पूरी छवि है, उनकी पूरी शख्सियत है, उसको कैसे नीचे लेकर आना है। सभी लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो पूरा का पूरा न्यूज़ रूम है, और जब मैं हमारा कह रहा हूँ तो उसमें चूँकि मैं इतने लंबे वक्त से टीवी न्यूज़ रूम का या डिजिटल का मैं नेतृत्व कर रहा था वहाँ, तो वो सारे अनुभव मिला के मैं अगर कहूँ तो जो कोई भी चीज़, कोई भी घटना अगर वो भाजपा से जुड़ी हुई है, अगर वो प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई है, तो उस पर क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ये तो एक स्टेटस है कि क्वेश्चन नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे न्यूज़ रूम उससे 2 कदम आगे चलते हैं। वो ये सोचते हैं कि इस पे क्वेश्चन क्या हो सकता है, और वो पहले से ही उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। यानी इससे पहले कि कोई एतराज आए, उसकी दलील पहले से मौजूद है। जैसे मान लीजिए, मैं यानी वकालत उनकी कर देते हैं। वकालत मैं कहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि हिमाचल चुनाव, आप जो हिमाचल चुनाव बीजेपी हार जाती है, तो बीजेपी इसके पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, स्टेटमेंट जारी करे, ऐसे राइटर रखे गए हैं जो पहले ही जब नतीजे हमारी स्क्रीन पर आने लगते हैं कि हिमाचल में बीजेपी हार रही है या कर्नाटक में हार रही है, तो तुरंत एक लाइन आती है कि कैसे कांग्रेस ने क्या क्या गड़बड़ियां की और कैसे देश एक तरीके से गर्त में जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात एक और इसी में जुड़ी हुई है कि तुरंत ये बात आती है कि इसका प्राइम मिनिस्टर से कोई लेना देना नहीं, इसका प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं। दूसरी तरफ इसके उलट आप देखिए, अगर आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव जीतते हैं कहीं अलग अलग राज्यों में, तब भी ये आता है कि प्रधानमंत्री मोदी हर चुनाव को कितना सीरियसली लेते हैं, और ये उनकी जीत है, ये उनकी जीत है, ये उनके विचारों की जीत है। तो ये कितना विरोधाभास है, एक तरफ हार के लिए कोई और जिम्मेदार है, एक तरफ जीत के लिए कोई और जिम्मेदार है। ये तो एक पक्ष की बात हुई। दूसरा, न्यूज़ रूम में एक ही मतलब है राहुल गांधी का कि वो खबर जो है वो किसी ना किसी तरीके से कमी खोजने वाली हो। जो मेरे लिए जो बात बहुत उत्प्रेरक रही, या मैंने कुछ इंटरव्यू में कहा है, मैं आपके सामने फिर दोहराऊंगा, ये किताब न्यूज़ रूम का प्रायश्चित है, क्योंकि मैंने भी तो उस न्यूज़ रूम, मैं भी उस न्यूज़ रूम का हिस्सा रहा। मेरा ये सवाल होने वाला था आपसे कि अपने गुनाहों की माफिया कब मांगेंगे आप? हाँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो जिन मौकों पर आप बोलते हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं सुनी जाती है, तो आप अंदर ही अंदर एक तरीके से आपको एक घुटन होती है, आप परेशान होते हैं और आप ये महसूस करने लगते हैं कि आप एक ऐसे वक्त में हैं जहां एक तरीके का रॉलेट एक्ट है। हम आज़ादी की लड़ाई में देखते हैं ना, अरफा जी की एक रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट में ये था कि आपको ही साबित करना है कि आपकी गलती नहीं है, मतलब आप मुजरिम बन चुके हैं, अब आपको साबित करना है कि आप बेगुनाह हैं। राहुल गांधी को हमारे न्यूज़ रूम ने वो मुजरिम बना दिया कि कुछ भी घटना हो वो राहुल गांधी ही दोषी है। तो जब वो हेडलाइन लिख रहा है कोई व्यक्ति अपने कंप्यूटर पर, और जो कहने वाले लोग हैं जब वो भरी मीटिंगों में कहते हैं कि कैसे राहुल गांधी देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो जो सुनने वाले लोग हैं उनका विवेक कहाँ चला जाता है। मैं एक मेटाफर से आपको बताना चाहूँगा, एक प्रतीक से समझिए। हमारे जो बड़े बड़े दफ्तर हैं, न्यूज़ रूम हैं, नोएडा में, तमाम जगहों पर मुल्क में, उनमें सब जगह क्या होता है कि जो लोग
दोपहिया से आते हैं वो हेलमेट पहन के आते हैं, जो बड़े बड़े एंकर और कथित जर्नलिस्ट हैं जो आर पार की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जो अमन फैलाने का काम कर रहे हैं, वो सब कपड़े अलग तरीके के पहन के आते हैं और न्यूज़ रूम में फिर वो चेंज करते हैं। जब वो जो प्रक्रिया है कि हेलमेट आप वहाँ रखिए या अपना जो कपड़ा आप पहन के आए हैं वो आप चेंज करिए, वो कपड़े या हेलमेट नहीं रख रहे हैं, वो अपना दिमाग रख रहे हैं। कि आप आए, आपने दिमाग अपना रखा, आपने अपनी आत्मा रखी उन सेल्फ में, उन अलमारियों में, और फिर आप आपकी गुलामी शुरू। आपको वही सोचना है जो मैसेज आया है, और ये मैसेज कहाँ से आता है? ये मैसेज आता है बेंगलुरु से, जहाँ पर एक आईटी सेल काम करती है। तो एक तरह से क्या आप ये कह रहे हैं कि ये आईटी सेल का एक एक्सटेंशन, एक उसी का विस्तार बन गया है हमारा जो भारतीय मीडिया है, बीजेपी की आईटी सेल का? मैं बहुत जिम्मेदारी से और इस रिजीम के लगभग 10 साल आप कह सकते हैं बिताए गए अनुभव के आधार पर ये बात कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि हमारा मीडिया आईटी सेल का एक्सटेंशन है। राहुल गांधी के खिलाफ जो दुष्प्रचार हुआ, इस देश में सांप्रदायिकता जिस तेजी से फैली, उसके लिए केवल बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी को मैं कहूँगा थोड़ा कम जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने एक मशीन बनाई और उस मशीन में वो झूठ डालते हैं, और जब बाहर निकलता है तो उस पर सच का लेबल लगा जाता है। सच नहीं है, सच का लेबल है, और वो मशीन है मीडिया। क्योंकि लोग बीजेपी पर यकीन नहीं करते, क्योंकि जो पाठक है, जो दर्शक है, वो कहता है ये तो बीजेपी का प्रवक्ता है, ये तो बोल रहा होगा। लेकिन जब वो देखता है कि ये तो नेटवर्क 2, 3, 4, 21 ऐसे जो भी नाम हैं वो सब हैं, वो जब कहते हैं, तो अभी भी हमारे देश में फैक्ट चेक जैसी कोई चीज नहीं है। अभी भी देश के 50% से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि जो टीवी या जो जर्नलिस्ट बोल रहा है वो आकाशवाणी है। होगा। हाँ, वो आकाशवाणी की। वो कुछ ना कुछ अगला होगा। सवाल अब आप मेरा आपसे ये है कि जब राहुल गांधी का ये पूरा डिमोनाइजेशन हो रहा था और ये तरह का एक दैत्यकरण, एक शैतान के तौर पे उभारा जा रहा था कि भाई ये देखिए देश के दुश्मन है, जैसे मैं हमेशा कहती रही हूँ कि देश के एक आइडियोलॉजी को आगे बढ़ने के लिए और लोगों के दिल दिमाग पे छाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब एक हीरो बने जो नरेंद्र मोदी हैं, तो उसके लिए एक विलन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस विलन में भारत के मुसलमान हैं, भारत के ईसाई हैं, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी हैं, इंग्लिश स्पीकिंग एलीट है, जेएनयू है, एएमयू है, इसके अलावा जो कम्युनिस्ट हैं, वो तमाम लोग में आप उसमें और भी जोड़ सकते हैं कौन लोग हो सकते हैं। इन तमाम लोगों को देश का दुश्मन बनाया गया कि इन लोगों को सबक सिखाने के लिए और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए नरेंद्र मोदी नायक हैं और ये सारे खलनायक हैं। तो इसमें जब भारत के मुसलमानों पे हमला हो रहा था, ख़ासकर फिर उसके बाद दूसरे समुदायों पे भी मैं आऊँगी, जब लिंचिंग हो रही थी, जब कोविड के वक्त में मुसलमानों को बताया गया कि ये कोरोना बॉम्ब है, ये कोरोना जिहाद कर रहे हैं, जब एक तरह से उनका एक इतनी बुरी तरीके से एक बहिष्कार किया गया, आर्थिक बहिष्कार, जहाँ सब्ज़ी वाला किसी आम सोसाइटी में जाके सब्ज़ी ना बेच सके, जहाँ लोगों को डॉक्टर्स ने इलाज करने से मना कर दिया, ऐसे दौर में न्यूज़ रूम्स क्या कर रहे थे? ऐसे दौर में न्यूज़ रूम, मैं फिर उसी बात पर आता हूं जो मैंने आपसे कही कि जो मैसेज आता था उसको वो उसका एक्सटेंशन बने हुए थे। आप मुझे बताएं, कुछ अखबारों को आप छोड़ सकते हैं, उस वक्त किसी खास उसमें हम देखेंगे कि शायद वो शामिल ना रहे हों, लेकिन जब हम बात करते हैं तो 99% जो मीडिया है उसको आपको 99% मानना पड़ेगा। और हिंदी का मीडिया, क्योंकि कुछ अखबार हैं जो अंग्रेजी में मान लीजिए कि वो जो खबर आती थी उसको ऐसा छाप दें, वो अपनी तरफ से ना जाएं, लेकिन जो बाकी हिंदी मीडिया है और जिसकी पकड़, इसको अगर लोकसभा की सीटों में कन्वर्ट करिए, आप बदलिए, तो लगभग 350 सीटों पर है, जिसको हम हिंदी भाषी राज्य कहते हैं। उन सब में एक ही बात बार बार परोसी गई कि कोरोना फैलने के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। तो इसके लिए 2 तरीके के थिंक टैंक हैं। एक तो वो जो आईटी सेल है वो भेज रही है, उस वीडियो को कोई चेक नहीं कर रहा है। न्यूज़ रूम क्या कह रहा है कि हमारा तो रिपोर्टर जा नहीं पा रहा है, तो अगर जा नहीं पा रहा है तो इसको पब्लिश करने की क्या जरूरत है? आप रोकिए ना। हमको पत्रकारिता में क्या सिखाया जाता है? हमें यही सिखाया गया कि जब तक आपको पता ना हो कि ये खबर सही है तब तक आप खबर पब्लिश नहीं करते हैं।
लेकिन जर्नलिस्ट ने उस बुनियादी नियम को एक तरफ उनको रखने के लिए, मैं नहीं कहता कि रख दिया, उनको कहा गया कि आप इसको छोड़ दीजिए, ये तो आ रहा है ना, सही होगा, ये सही है, जो आईटी सेल से जो आईटी सेल आया। हमने महसूस किया, पहली बार जर्नलिज्म में महसूस किया कि जो मंत्री कहते हैं वो सही होता है। कि मंत्री कह रहा है कि ट्रेन में लोग नहीं, मतलब कोरोना में हमने देखा ना कि एक ट्रेन चलती है दिल्ली से और बिहार गई और वो कई दिन लेट गई, याद कीजिए उसमें एक बच्चे की मौत हो गई। तो जब ये खबर चल गई तो ये आया कि नहीं ये खबर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मिनिस्टर कह रहा है। हमने जर्नलिज्म में कभी ये नहीं देखा कि मिनिस्टर कह रहा है इसलिए खबर गलत है। खास तौर पर जो मुसलमानों से संबंधित कवरेज है, भारतीय मीडिया उसमें पूरी तरीके से पूर्वाग्रह में डूबा हुआ है, वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाता है। आप देखेंगे इस किताब के असहिष्णुता वाले खंड में कि हमने एक पूरी सूची जारी की है और जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह मुसलमानों को 2014 से लिंचिंग के सिलसिले शुरू हो गए हैं। आप देखें कि इसमें हर जगह पर उसका कारण क्या है, हर जगह पर उसका कारण है कि कारण क्या है? कारण ये है कि एक तरीके से कुछ ना कुछ वो ऐसी गतिविधि में शामिल था जो साबित नहीं होती है, लेकिन ये मान लिया जाता है कि वो ऐसा कोई काम कर रहा था जो देश विरोधी है। आप देखें जो मारे जाने वाले मोहसिन खान से, ये मैं देख रही हूँ भीड़ की हिंसा और नागरिक हत्या, ये अध्याय 6 और पेज नंबर 71 है, जिसमें मोहसिन शेख से शुरुआत की है पुणे के, जो माना जा सकता है कि पहला लिंचिंग का ये केस था, पहला लिंचिंग का। भीड़ ने पीट कर मार डाला। उसके बाद आप आते हैं 2015 में अनफ, आरिफ और नाजिम, नोमान, पूरी लिस्ट आपने तैयार कर दी है। ये तो हमारे समाज और सरकार की गुनाहों की पूरी फहरिस्त आपने इस किताब में लिख दी है। और ये आखिरी तक आप देखेंगे तो वो नासिर और जुनैद तक हो गया 2023 तक। तो आपने 2014 से शुरू करके पूरे एक दशक के गुनाहों की पूरी फहरिस्त इसमें यहाँ मौजूद है। और जी हाँ, आप ये देखेंगे कि जब ये खबर आती है कि कहीं पर लिंचिंग की गई तो उसकी हेडलाइन क्या है, ये जो मीडिया बनाता है वो क्या है। तो जैसे माना न्यूज रूम में खबर आ गई कि भाई देखिए मोहसिन शेख की लिंचिंग हुई है, अब आगे क्या होगा? लिंचिंग कभी लिखा नहीं जाएगा। हाँ, ये बात हमको अपने दर्शकों को बताना जरूरी है कि कितने न्यूज वेबसाइट में लिखा गया लिंचिंग, लिखा ही नहीं जाएगा। लिखा उसमें पहला जो कारण ही आएगा वो ये आएगा कि मोहसिन खान जिम्मेदार, और उसने क्या गलत किया होगा जिसकी वजह से भीड़ ने गुस्से में आके उसे पीटा। और पुलिस का वर्जन हम हेडलाइन में लगाते हैं। हम बताएंगे कि मोहसिन खान रात के वक्त गुजर रहा था और मोहसिन खान का किसी से झगड़ा हुआ, और झगड़ा हुआ तो उधर से भी लोग आए, इधर से भी लोग आए, और मोहसिन खान वायलेंट हो गया। तो आप देखें कि शब्द क्या है, हमारी भावना क्या है। पुलिस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है, इनमें से किसी को भी पुलिस ने एक्सेप्ट नहीं किया है। फिर सवाल है कि ये तो एक तरफ है, लेकिन ये बढ़ा क्यों? इस किताब में ही आप देखेंगे। तो मैं अभी दर्शकों को थोड़ा सा एक रिवाइज करती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि सरकार की जो आधिकारिक पोजीशन है उसको सही और सच्ची खबर मान के पेश किया गया। बीजेपी आईटी सेल को सीधे तौर पर न्यूज़ का एक सच्चे सोर्स के तौर पर बिना सवाल किए उसे आगे बढ़ाया गया। तीसरा, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये लिंचिंग का ये तमाम तरह की जो खबरें आ रही हैं, इसमें जो सरकार का एक पक्ष है या उसके जो देखने का तरीका है, जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है उसके जो देखने का तरीका है, वही आगे बढ़ाया जाएगा। अब मुझे इसमें, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, इसकी वजह क्या है? क्या इसमें जो विचारधारा के स्तर पर हमारा बहुसंख्यक जो मीडिया है, चूंकि वो आरएसएस बीजेपी की विचारधारा में यकीन रखता है, ये वजह है? दूसरी बात, क्या उसे सरकार से जो पैसा मिलता है, जो समर्थन मिलता है, उसका लालच है, या फिर सरकारी एजेंसियों का डर है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी नौकरी चली जाएगी या हम जेल में चले जाएंगे? पहली चीज ये कि मेरा ऐसा मानना है कि इस वक्त का जो मीडिया है वो एक हिंदू मीडिया है, और उस न्यूज़ रूम में हिंदू मीडिया से मतलब केवल ये नहीं कि ज़्यादातर काम करने वाले हिंदू हैं। मतलब हिंदी मीडिया नहीं, हिंदू मीडिया। मैं हिंदी मीडिया नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हिंदू मीडिया। जब मैं हिंदू मीडिया कहता हूँ, हम लोग इसके बाद इस पर अलग से मैं चाहूँगा प्रोग्राम भी करें कि कैसे ये हिंदू मीडिया है, तो मैं आपको थोड़ा किताब से अलग ले जाता हूँ। आप चंद्रयान को याद कीजिए। इस किताब में नहीं है चंद्रयान। चंद्रयान पर हिंदुस्तान का वो अखबार जो कहता था कि इमरजेंसी में उसने न जाने क्या क्या किया था, उसकी हेडलाइन क्या है? वो चंद्रयान को क्या बताते हैं? सारे के सारे चंद्रयान में
हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक पोजीशनिंग देते हैं। हिंदी के अखबार, जिनको मैंने हिंदू अखबार कहा, वो ये बताते हैं कि उसका नाम कोई किसी देवी देवता के नाम पर रखे जा रहे हैं, किसी चीज़, मतलब सब के सब देवीकरण में जुटे हैं। कोई उसके दिन से बता रहा है कि इस दिन ऐसा हुआ तो ऐसा मतलब हुआ, वैज्ञानिक कोई करण बता नहीं, रहा है कि देवीकरण। कोई शिव शक्ति है या ऐसा है। आप मुझे बताइए कि चंद्रयान का हमारे हमारे जो धार्मिक प्रतीक हैं या धार्मिक विश्वास हैं, उससे क्या लेना देना है? ये निज़ाम नेहरू का इसीलिए दुश्मन है क्योंकि नेहरू ने कभी भी सांप्रदायिकता को सत्ता के पास नहीं आने दिया। याद कीजिए, पंडित नेहरू जब सोमनाथ का मंदिर बना गुजरात में, और उसके जब आप कहें कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा या जो भी जो पारंपरिक पूजा होनी थी, उसमें नेहरू नहीं जाते हैं। और वो हमारे जो उस वक्त के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भी जाने से आगाह करते हैं। वो कहते हैं कि हम संवैधानिक पद पर हैं, तो आप अगर किसी जलसे में जाएंगे, किसी धार्मिक गतिविधि का आप हिस्सा बनेंगे, तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ जाते हैं, नेहरू वहाँ नहीं जाते हैं और उसका वो विरोध करते हैं। नेहरू की बात भी उठा देती हूँ मैं साथ में कि सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर ही पत्थर नहीं मारे, पहले ओरिजिनल जो दुश्मन हैं वो तो नेहरू हैं। और नेहरू के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यह है कि भाई आप देखिए बीजेपी के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें आप देखेंगे, मेरे एक सहयोगी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा के जो बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं उनकी IT सेल के ज़रिए, उसमें ये कहा गया है कि कैसे नेहरू मुसलमान थे, नेहरू के बहुत सारी जो महिलाएं थीं और ख़ासकर उसमें जो ब्रिटिश महिलाएं थीं भारत में रहती थी, उनके साथ दर्जनों महिलाओं के साथ संबंध थे। फिर इस लिहाज से राहुल गांधी भी मुसलमान हैं, इंदिरा गांधी के पति किस तरह मुसलमान थे, मतलब सबसे बड़ा आरोप उनके ऊपर यह है कि वो मुसलमान थे। अमित शाह का आप रिसेंट बयान सुनिए जिसमें उन्होंने कश्मीर को लेके जो बयान दिया है। तो ये झूठ की जो पूरी फैक्ट्री है, ये व्हाट्सएप तक ही सीमित है या टीवी जिसे आगे बढ़ा रहा है, उसे आप किस तरह देखते हैं? अच्छा होता कि ये व्हाट्सएप तक सीमित रहती, क्योंकि वो सब जगह आसानी से जा नहीं पाती। लेकिन व्हाट्सएप पर वो क्योंकि व्हाट्सएप की एक सीमा है ना, और प्राइवेट है। हाँ, प्राइवेट है। आपके पास स्मार्टफोन है, मेरे पास स्मार्टफोन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरे माता पिता के पास स्मार्टफोन हो। लेकिन मेरे माता पिता के पास टीवी है, जिसको उसमें किसी की ज़रूरत नहीं, वो बटन दबाते हैं और टीवी चालू हो जाता है। इसलिए ज़रूरी था कि हम नेहरू पर ज़्यादा से ज़्यादा दुष्प्रचार करें और उसको राहुल गांधी से जोड़ें। इस किताब में आप देखेंगे कि पंडित नेहरू का एक भाषण है जो 12 दिसंबर 1951 को है, और आप देखें नेहरू चुनाव की रैली में बोल रहे हैं और नेहरू क्या बात कह रहे हैं। नेहरू कह रहे हैं कि शान से अपना काम किया, आज़ादी की मशाल कभी नहीं बुझेगी, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। यहाँ नेहरू रिपीट करते हैं कि आपको वोट देना हो तो दीजिए। आप देखें, आप मतलब किस किस्म का नेहरू क्या हैं, एक छोटी सी झलक आपको है। मैं इसको आपको अपने दर्शकों के लिए पढ़ के सुना देता हूँ। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे वोट दीजिए। मैं यह कभी नहीं कह सकता, अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। माफ़ कीजिएगा, अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। आपको वोट देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं यहाँ वोटों की भीख मांगने नहीं आया। वो ये कह रहे हैं मैं यहाँ वोटों की भीख मांगने नहीं आया। आपके वोट से मेरी सेवा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वोट देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन मैं आपसे वोट की भीख नहीं मांगूंगा, मैं आपसे झूठे वादे नहीं करूंगा। ये नेहरू कह रहे हैं, चुनाव की रैली में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, हमने शान से अपना काम किया, कुछ गलतियां भी हुई, बड़े कामों में कुछ गलतियां होती हैं। लेकिन नेहरू का डिमोनाइजेशन क्यों जरूरी है? क्यों नेहरू को एक शैतान बनाना जरूरी है? नेहरू को तो गुजरे जमाना हो गया, फिर अब उनकी उपयोगिता क्या है? जैसे आपने शुरू में कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि किसी को नायक बनाने के लिए एक विलेन चाहिए, तो यहाँ केवल बात वर्तमान राजनीति की नहीं है। तो जिंदा लोगों में शामिल नहीं है, उसमें से दुश्मन नहीं मिल सकते। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास आप मुझे बताइए कि नायक कौन है जिसको वो नायक बनाए। उनके पास जितने नायक हैं उनके सब के कद
किसी भी मुकाबले, किसी भी तरह से नेहरू के कहीं आसपास भी नहीं है। सावरकर, गोलवलकर, आप देखें, क्योंकि हेडगेवार, हाँ हाँ, क्योंकि वो एक अपने एक खास, उनकी आजादी में कोई भूमिका नहीं है। आप देखें सावरकर, दो सावरकर हैं, एक पहले वाले सावरकर है और जब उनको कैद हो जाती है तो दूसरे सावरकर है, और उसके बाद वो बिल्कुल अंग्रेजों से कदम ताल करते हुए दिख रहे हैं, और वो बिल्कुल भी आप देखें एक ऐसी लाइन पर चल रहे हैं जो बिल्कुल विभाजनकारी है। तो वहां तक तो कोई किरदार नेहरू के आसपास है ही नहीं। फिर नेहरू ने इस मुल्क को कैसे बनाया, इस देश को कैसे बनाया। आज जो लोग हमको ये कह रहे हैं, जो नेहरू को विलन बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि इन्होंने कुछ और नहीं बनाया है। तो जब आपने कुछ और नहीं बनाया, आप बड़े कैसे बनेंगे? आप बड़े ऐसे बनेंगे कि आप नेहरू को रोज गिराइए। आप IIT नहीं बना सकते, आप IIM नहीं बना सकते, आप गरीबों के लिए अस्पताल नहीं बना सकते हैं। आपको याद है भी दरभंगा में कुछ वक्त पहले क्या हुआ था? एक एम्स के बारे में कह दिया गया था कि वो बन गया, बिल्कुल, बाद में पता चलता है कि वहां तो अभी जमीन ही नहीं ली है। तो अब आपने दो मैं चैप्टर्स पे आती हूँ। एक तो ये है कि आपने मीडिया के ऊपर, जाहिर है ये मैं उम्मीद कर रही थी कि जरूर चैप्टर होगा जिसमें आपने नरेंद्र मोदी के उस बयान से याद दिलाया जब उन्होंने कहा एक भरी सभा में, एक न्यूज चैनल का, न्यूज 18 का ही प्रोग्राम हो रहा था शायद, जिसमें मैं आपकी दुकान में चलाता हूँ, इंडिया टुडे का प्रोग्राम, इंडिया टुडे का प्रोग्राम था, आपकी दुकान में चलाता हूँ। उसके बाद सत्यपाल मलिक का खुलासा है, BBC की डॉक्यूमेंट्री है, NDTV का बिग जाना, रवीश कुमार का इस्तीफा है, इसके अलावा वायर के ऊपर जो रेड हुई वो भी, वो केस भी है यहाँ पर इसमें, और मुखर आवाज़ों पे पाबंदी लगी, और राहुल गांधी की सदस्यता की बात है। फिर यहाँ पर जो आप जो खंड 8 और 9 में, और बल्कि 10 में भी आप बाकायदा 3 चैप्टर बल्कि 4 चैप्टर्स राहुल गांधी को आप पूरी तरीके से डिवोट कर रहे हैं। उसमें राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार का मामला है, जिसमें आप मुझे उस बयान के बारे में बताइए जो सबसे बड़ा हथियार राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है कि वो आलू डालो और सोना निकालो। राहुल गांधी का तो ये बयान था ही नहीं। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा, ये राहुल गांधी का बयान नहीं है। ये बयान प्रधानमंत्री मोदी का था, और राहुल गांधी ने अपनी एक रैली में कहा कि नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आलू डालो सोना निकालो, और आप जानते हैं कि ये हो नहीं सकता है। ये पहली एक घटना थी जहां हम देखते हैं कि IT सेल और मीडिया एक साथ हो गए। नहीं तो ये तो आना ही नहीं चाहिए था। ये तो जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं और मैं आपका कोई बयान पढ़ के सुनाऊं, तो वो मेरा बयान तो नहीं है। इस किताब में है कि सारे न्यूज चैनल ने यही चलाया, राहुल गांधी के फुटेज चलाए कि आलू डालो सोना निकालो, बार बार, मल्टीपल टाइम, और लोगों की वो याददाश्त में बस गया। इतना ही नहीं, उसी पर बीजेपी के रिएक्शन भी चलाए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। जब बहुत दबाव पड़ा, चारों तरफ आलोचना होती है, तो न्यूज चैनल अगले दिन या उसी दिन देर रात को ये कहते हैं धीरे से, बड़ी चतुराई से, कि ये बयान प्रधानमंत्री मोदी का। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि देखिए, आपकी आंखों की खुली आंख, यानी कि पट्टी बांध कर नहीं, खुली आंखों के सामने आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं, वो लोग भी जो राहुल गांधी को पसंद भी करते होंगे, या हो सकता है कांग्रेस के वोटर भी रहे हों, कि राहुल गांधी का ये बयान था आलू डालो सोना निकालो। वायर पर यहाँ जो मिश्र साहब हैं उनके साथ हम बैठकर आपको ये बता रहे हैं कि ओरिजिनल बयान कभी राहुल गांधी ने नहीं दिया, बल्कि उल्टी बात यह है कि ये बयान नरेंद्र मोदी का बयान था। इसी तरीके से उनका जो शैतानीकरण किया गया राहुल गांधी का, इसमें पूरी आप बात कह रहे हैं कि किस तरीके से 2013 में जो राहुल गांधी को एक बहुत ही अहंकारी व्यक्ति के तौर पर दिखाया गया, जब उनकी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और कहा गया कि ये अध्यादेश उन्होंने फाड़ा था, वो उन्होंने नहीं फाड़ा था। ये भी दूसरी फेक न्यूज़ है। इसके अलावा कन्हैया जो हत्याकांड हुआ था, उसमें राहुल गांधी के भाषण को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, आधा अधूरा बयान जो बता रहा था बयान क्या था और कहा क्या गया। बस मैं इसी पे आना चाहता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कन्हैया हत्याकांड से जुड़ा हुआ, क्योंकि इस पर बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा का एक बयान आप देखते हैं कि आया, और उस पर टिप्पणी के बाद दुनिया के 12 से ज़्यादा देशों ने आपत्ति जताई थी, और वो लगातार आलोचना उनकी हो रही थी। भारत को कूटनीतिक स्तर पर भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और ठीक इसी वक्त पर जी न्यूज़ ने, मैं यहाँ थोड़ा रुक के बताना चाहूँगा कि वही जी न्यूज़ जिनके ऊपर 6,500 करोड़ का कर्ज था, और जिसे सरकार ने 500 करोड़ रुपए माफ़ किए हैं, 5,000 करोड़ माफ़ कीजिएगा,
6500 करोड़ का कर्ज था और 5000 करोड़ माफ किए हैं। उसी जी न्यूज़ ने एक खबर चलाई 1 जुलाई 2022 को लाइव टेलीविजन में ये बताया कि राहुल गांधी का एक वीडियो चलाते हुए बताया कि कांग्रेस नेता ने उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा कहा है, उदयपुर के लोगों को बच्चा कहा है, जबकि राहुल गांधी ने नहीं कहा था। वायनाड में उनके ऑफिस में तोड़फोड़ हुई थी, जो ऑफिस में तोड़फोड़ करने वाले थे उनको उन्होंने कहा था कि वो बच्चे हैं, कि माफ कर दें उनको माफ कर दें। आप देखिए जी न्यूज़, उसका पहले कनेक्शन देखिए सरकार के साथ में और अब उनकी पत्रकारिता देखिए। एक बात और बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग ये कहेंगे, इसके आलोचक कहेंगे कि चैनल ने माफ़ी मांग ली। यहाँ पर हमको थोड़ा ठहर के समझना ज़रूरी है कि जब ये लाइव टेलीविज़न में ये घटनाक्रम चला देते हैं कि राहुल ने ऐसा कहा, उसके छोटे छोटे क्लिप बन जाती है और वो क्लिप चारों तरफ बिल्कुल आग की तरह फैलने लगती है। इसमें जो एंकर हैं रोहित रंजन इस वीडियो में कहते हैं, इस बर्बरता को देश का हर वर्ग सीधे सीधे गलत कह रहा है और इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी उन आरोपियों को बच्चा कह रहे हैं तो सोचिए कि क्या संदेश जाता है कन्हैया के मारने वालों को। बेरहमी से उसका कत्ल करने वाला बच्चा था। आप देखें कि इस वीडियो को आगे ले जाने वाले कौन लोग हैं। इस वीडियो को आगे ले जाने वाले में राजेंद्र राठौर जैसे लोग हैं जो खुद कानून के वहाँ राजस्थान में जानकार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तमाम बड़े नेता हैं, एक लंबी लिस्ट है, अभिजीत अय्यर मित्रा तक वो लिस्ट जाती है। सारे लोग उस ट्वीट को, उस वीडियो को चारों तरफ फैलाते हैं। आखिर में जी न्यूज़ के ऊपर जब सारा मामला आता है, सब दबाव पड़ता है और कांग्रेस की तरफ से कार्रवाई करने की बात आती है, तो एक छोटा सा माफ़ीनामा चला देते हैं कि हमसे गलती हुई। आप ये देखें कि माफीनामा कितनी बार चलाया तो गया। घंटों के और दिनों के झूठे प्रसार के बाद कुछ सेकंड का माफीनामा, वो भी रेयर रहा होगा ओकेजन, कि ऐसा नहीं है कि हर रोज होता है। आखिरी 2 सवाल आपसे इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, ज्यादातर मीडिया यही तरीका अपनाता है। पहले वो गलत खबर चलाता है घंटों घंटों, जब उस पर दबाव आता है दर्शकों का या कुछ जो संगठन बचे हैं मीडिया पर बात करने वाले उनका, या इसमें मैं एक चीज़ बहुत आदर के साथ जोड़ना चाहूँगा कि ऑल्ट न्यूज़ का काम बहुत महत्वपूर्ण है। जब वहाँ से आता है कि ऐसा हुआ तो फैक्ट चेक कर देते हैं, तो एक लाइन का जवाब टीवी चैनल चला देते हैं, हमें इस खबर के लिए खेद है। लेकिन वो क्या सब व्हाट्सएप में जाता है, वो देश के नागरिकों तक पहुँचता है, घर घर में उसको IT सेल भेजती है? नहीं, आज भी वही जाता है। जी हाँ, आखिरी आपसे सवाल, आप राहुल गांधी के ऊपर लिख रहे हैं, बाकायदा काफ़ी सारे पेजेस आपने उन्हें डिवोट किए हैं कि लोकतंत्र के नायक हैं वो। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की आप बात कर रहे हैं, कारवां बढ़ता गया। अब इसमें मुझे ये बताइए कि इस सब इमेज के बावजूद भी राहुल गांधी कैसे जनता तक जा पाए? मैंने खुद भारत जोड़ो यात्रा कवर किया कई जगह जाकर, लेकिन मैं आपके नज़रिए से समझना चाहती हूँ कि आप इस राहुल गांधी का, जिसके ऊपर दिन रात शैतान बना के पत्थर बरसाए गए, जब ये व्यक्ति आम जनता तक गया, कई इलेक्शन नतीजे जो आए हैं जिसमें कर्नाटका और तेलंगाना की सफलता को बताया जा रहा है कि इसमें भारत जोड़ो यात्रा का हाथ हो सकता है, एक फैक्टर्स हो सकता है बहुत सारे फैक्टर्स में से। तो आप इसे किस तरह से आंकते हैं? हमें ये समझना ज़रूरी है कि, और ये समझना ज़रूरी है और ये मैं कहूँगा कि बहुत ही चिंताजनक है कि हिंदुस्तान में इस वक्त सत्ता को ही लोकतंत्र मान लिया गया है। लोकतंत्र का मतलब केवल सरकार नहीं है, लेकिन चारों तरफ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि लोकतंत्र मतलब सरकार, लोकतंत्र का मतलब विपक्ष भी है। इसलिए विपक्ष भी है क्योंकि इस देश में बीजेपी के 2 सांसद कब से कब तक थे। आप देखें 90 के दशक में 2 ही सांसद थे, 90 के दशकों तक 2 सांसद। उन 2 सांसदों के साथ हमारी सरकारों ने या कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया? अटल बिहारी वाजपेयी साहब का एक बयान है, हम सब देखते हैं कि बताते हैं कि उनके घुटनों में किस कदर तकलीफ थी, और राजीव जी ने कहा कि आप विदेश चले जाइए उनके ऑपरेशन के लिए, क्योंकि वो सीधे डेलीगेशन में नहीं थे। उनको राजीव जी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, आप देखें कि नियमों में रियायत देते हुए एक डेलीगेशन का हिस्सा बनाया, सरकार में नहीं है। तो ये एक लोकतांत्रिक सोच है
कि एक वो प्रधानमंत्री है जो विपक्ष के नेता की सेहत की चिंता करता है और कहता है कि आपका इलाज यहाँ पर तो नहीं है, कैसे हो जाएगा, ऐसे चले जाइए। ये बात अलग है कि उन्हीं घुटनों के ठीक होने पर और आगे चल के हम देखते हैं कि किस तरीके की यात्राएं इस देश में चली। और मैंने जब हिंदू मीडिया कहा तो वो केवल आज के वक्त में नहीं कहा, मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि जिन लोगों ने मुझे किताब लिखने पर मेरे सामने ये विकल्प रखा कि मैं नौकरी छोड़ दूं, वो सारे लोग और तमाम लोग जो चुप हैं, वो भी इस देश में राम मंदिर जैसी एक धार्मिक जुलूस को, जिसने पूरे देश में लाखों लोगों को हिंसा, अराजकता और महिलाओं को किस हद तक अपमान के घूंट पीने को मजबूर किया, उसको आंदोलन कहते हैं। उसको वो आंदोलन कहते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा को वो कहते हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा है। जबकि आप दोनों यात्राओं को एक साथ रख के देखिए। एक यात्रा ने पूरे देश में क्या किया, एक धार्मिक उन्माद को पैदा किया। आज जो पीढ़ी है, आज जो 40, 30, 40, 50 साल का जो वोटर है, वो हिंदू वोटर कैसे हुआ, या उसके अंदर हिंदुत्व की भावना कैसे आई। इस किताब की भूमिका में आप पढ़ेंगे कि उसका बहुत विस्तार से जिक्र है कि उसके लिए वो एक जो राम मंदिर की, जो मैं उसको यात्रा ही कहता हूँ, मैं उसको आंदोलन नहीं कहता, लेकिन ये जो हिंदू मीडिया है उसने बार बार वो रिकॉल करता रहता है कि राम मंदिर आंदोलन क्या था, जबकि उस यात्रा का हासिल क्या है। और आंदोलन जाहिर है कि पॉजिटिविटी से जोड़ा जाता है, जिसमें समाज के लिए अच्छी चीज होनी चाहिए, समाज के लिए संभाव हो, समाज के लिए सद्भावना हो। राहुल गांधी, आपको लगता है कि राहुल गांधी जोड़ पाए भारत जोड़ो यात्रा से? मुझे लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान की इतिहास में, हिंदुस्तान की तारीख में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए इसका कोई मुकाबला नहीं है कि मुझे आप बताइए, आज़ादी के बाद से कौन सी ऐसी यात्रा थी जो इतनी दूरी तय करती है, नंबर एक। दूसरा, उसमें कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, वहाँ नागरिकों से संवाद है। आप याद कीजिए कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो कुछ जगहों पे चुनाव चल रहे थे, उन्होंने कहा मैं चुनावी बात नहीं करूंगा, वो चुनावी बात नहीं करूंगा। तब हमारा मीडिया क्या कह रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से हासिल क्या होगा। हम भारत में ज्यादातर राजनेताओं की आलोचना किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो राजनीति के अलावा कोई बात नहीं करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उल्टा हुआ, एक राजनेता कह रहा है कि मुझे लोगों तक जाना है, और वो जब ऐसा कह रहा है तो निश्चित रूप से जो दलित हैं, जो महिलाएं हैं, जो 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, वो इस देश का हिस्सा हैं। और उस देश का हिस्सा उन्हें किसने बनाया? उस देश का हिस्सा उन्हें संविधान ने बनाया। अब बिल्कुल आखिरी बात, बहुत ही संक्षेप में, दयाशंकर मिश्र, न सिर्फ कि आप एक हिंदू हैं, आप एक ब्राह्मण भी हैं, ये सवाल हो सकता है आपको अटपटा लगे, लेकिन जब ये बात होती है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, तो ये आपके जैसे लोगों के लिए राष्ट्र बनाया जा रहा है, आप इसमें हिस्सेदारी देने के बजाय इसके बाहर बैठे हुए हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं उसका जवाब ऐसे देना चाहूँगा कि मेरा यकीन दयाशंकर मिश्रा से ज़्यादा इस किताब में है। ये भारत का संविधान है जिसे महात्मा गांधी, नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। और बाबा साहब अम्बेडकर का एक बयान मैं अंत में आपको सुनाना चाहूँगा। ये जो संविधान सभा की जो बहसें चल रही थी, उस बहस में 1949 को उन्होंने ये बयान दिया था। तारीख 26 नवंबर, तारीख मुझे थोड़ी भूल रही है, लेकिन उसको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। वो बयान था कि वो कहते हैं कि धर्म में तो भक्ति चल जाएगी, धर्म में तो भक्ति फिर भी चल जाएगी और वो ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, लेकिन लोकतंत्र में भक्ति नेताओं को इस कदर शक्ति दे देती है कि वो एक ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं जो हमें अंततः तानाशाही की ओर ले जाता है। बिल्कुल। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, जिनका बनाया संविधान है, और वो आगाह कर रहे हैं। कब आगाह कर रहे हैं? देखिए, आज से कितने साल पहले वो आगाह कर रहे हैं, लगभग 75 साल पहले आपको वो आगाह कर रहे हैं कि हमें अपने लोकतंत्र को भक्ति की ओर नहीं ले जाना है। और वही भक्ति की शक्ति फिलहाल देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि आज भक्ति को एक ऐसा दर्जा दिया जा रहा है जैसे वो सबसे बड़ा है। तो मुझे लगा कि मेरा दयाशंकर मिश्र होना, मेरा ब्राह्मण होना,
मेरा हिंदू होना, इन सब का कोई अर्थ नहीं है। एक ही बात है कि दयाशंकर नागरिक हैं कि प्रजा हैं। तो दयाशंकर प्रजा होने से इनकार करते हैं, वो नागरिक होने में अपना गौरव महसूस करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी था कि मैं बोलूं और उस चुप्पी को तोड़ने का हिस्सा बनूं जो पूरे मीडिया में इस वक्त शान मानी जा रही है। बहुत बहुत खूबसूरत आपने ये एकदम से जवाब दिया, और शायद मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि आप इतना अच्छा, आपको कभी बोलते नहीं सुना इससे पहले बहुत ज़्यादा, आप डिजिटल का हिस्सा रहे, आप मीडिया के उन सालों का हिस्सा रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दयाशंकर मिश्र जी। ये किताब मैं कहूँगी हमारे तमाम वायर के वो दर्शक, मैंने कभी किसी किताब की बहुत खुलकर वकालत नहीं की, लेकिन आज मैं वायर के स्टूडियो से आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि जिस वो कह रहे हैं कि प्रजा को नागरिक में बदलने का जो उनका पूरा सफ़र है वो किताबों से होकर गुजरा होगा। ये किताब आप भी पढ़िए और देखिए कि जिस भक्ति काल का हम जिक्र करें, उस भक्ति की शक्ति को थोड़ी देर के लिए आगे हटाकर, पीछे हटाकर, आप उस जनता जो बन रहे हैं हम, उसको किस तरह से नागरिकता में बदला जा सकता है, एक एक्टिव सिटीजनरी, एक सक्रिय नागरिकता, उसमें बदल दें। मेरी ये गुजारिश है कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें और फिर ये भी बताएं, लिखें आप सोशल मीडिया पोस्ट पर कि इस किताब से आपने क्या सीखा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।